बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10-12 दिनों के बाद गलबन एक महीने के बाद हमारा इस यूट्यूब में फिर से मुलाकात का शरफ हासिल हो रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि गुज़िश्ता के क्लास में जब हम 8वीं जमात में पढ़ा रहे थे तो हमारा टॉपिक उस समय रहा था ज़ाफ़रान का, मगर चूँकि बदकिस्मती से हालात ख़राब रहे तो इसलिए क्लासेस बंद करने पड़े। तो इसलिए मैं उसी सबक से फिर से शुरू करने जा रहा हूँ और मैं याद दहानी के तौर में आपको फिर से दोहराने की कोशिश करूँगा ताकि आपको याद रहे, याद पड़े कि हम उस समय क्या पढ़ रहे थे। तो चूँकि हमारा टॉपिक ज़ाफ़रान था इसलिए सरसरी इस पे बात करेंगे, इस पे थोड़ा बहुत मुख्तसरन बहस करेंगे। पहले समझेंगे कि ज़ाफ़रान किसे कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ज़ाफ़रान एक ऐसी फसल है जो दिखने में बहुत छोटी और पतली होती है, काली होती है, मगर सबसे कीमती फसल मानी जाती है। पहली बात सबसे कीमती फसल। दूसरी बात ये एक कदीम और तारीखी फसल है। कदीम और तारीखी फसल है। कदीम और तारीखी फसल से क्या मुराद है हमारा? इससे मुराद ये है कि पुराने ज़माने में जब राजाओं और महाराजाओं का दौर हुआ करता था तो उस समय भी ज़ाफ़रान उगाया जाता था, इसकी पैदावार की जाती थी। तो इसलिए वो बादशाह लोग उस समय अपने खानों में, अपने पकवानों में ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया करते थे। चूंकि ज़ाफ़रान एक बहुत ही नायाब और कीमती फसल है, इसलिए कई कई जगहों पे इसकी पैदावार की जाती है। जैसे ज़ाफ़रान यूनान में इसकी फसल उगाई जाती थी, इसकी पैदावार की जाती थी। तो यूनान में ही ज़ाफ़रान के रंग को शाही रंग माना जाता था या शाही रंग समझा जाता था। पहली बात। दूसरी बात, यूनान में जब इसकी पैदावार हुआ करती थी तो यूनान के लोग और ज्यादातर राजे और महाराजे इस ज़ाफ़रान को अपने पकवानों में इस्तेमाल करते थे लजीज और जायकादार बनाने के लिए। तो इसके अलावा ज़ाफ़रान एक ऐसी फसल है जो बहुत सी नायाब दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए ज़ाफ़रान की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। दूसरी बात। तो तीसरी बात, ये जो अफगानिस्तान मुल्क है, अफगानिस्तान जो मुल्क है वहां पे भी पुराने जमाने में बादशाह लोग अपने खानों में इसे इस्तेमाल किया करते थे। और सबसे अहम बात, ये जो अफगानी थे वहां पे उस समय बादशाह लोग थे, वो उनके यहाँ उधर अफगानिस्तान में एक चीज सबसे मशहूर और मारूफ मानी जाती थी जिसका वो बाज़ाब्ता तौर या बाकायदा तौर इस्तेमाल किया करते थे, वो चीज बनाते थे और पीते थे। जैसे हमारे यहाँ कश्मीर में नमकीन चाय सबसे मशहूर और मारूफ मानी जाती है, इस करके अफगानिस्तान में भी पुराने जमाने से लेके एक चाय नायाब हुआ करती थी और अक्सर व बेशतर वो बादशाह और राजा महाराजे इस्तेमाल करते थे पीने के लिए, जिसका नाम हुआ करता था कहवा। तो कहवा, मगर हम जो कहवा बनाते हैं वो तो सरसरी मामूल के मुताबिक हम कहवा बनाते हैं, मगर अफगानिस्तान में उस समय राजा या महाराजे या यूनान में भी फिर ये मशहूर हुआ था, वो कहवे का इस्तेमाल करते थे चाय के बतौर।
तो उसमें वो ज़ाफ़रान डालते थे। ज़ाफ़रान से वो कहवा लजीज और जायकादार बनता था और मीठा बनता था और सबसे कीमती कहवा माना जाता है और शाही कहवा भी उसे कहा जाता है। तो आजकल भी हमारे यहाँ कश्मीर में भी इस कहवे का इस्तेमाल होता है। हम पुराने ज़माने से भी कहवा पीते हैं, जबकि वो यही कहवा बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है। यूनानी या आयुर्वेदा में भी इसे बताया गया है कि कहवा बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, मगर इसमें हम लजीज और मीठा और जायकादार बनाने के लिए इसमें ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि कम ही लोग ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक तो इसकी पैदावार ज़्यादा नहीं होती है, दूसरा ज़ाफ़रान सबसे कीमती माना जाता है, इसलिए बहुत ही कम लोग इस ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते हैं। तो आज भी ज़ाफ़रान बहुत सी नायाब दवाइयों में इस्तेमाल होता है। नंबर 1। नंबर 2, अपने पकवानों में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते हैं। और नंबर 3, कहवा जो हम बनाते हैं उसमें भी हम ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा सरसरी मुख्तसरन तारुफ ज़ाफ़रान का। अब हम सीधा आ जाते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो हमारा असली टॉपिक है ज़ाफ़रान। मैंने पहले ही बोला आपको कि यूनान में इसकी शुरुआत हुई, यूनान से लेके फिर इंग्लिस्तान में भी पहुंचा ये ज़ाफ़रान। यानी यूनान में अगर इसकी पहले काश्त हुआ करती थी, तो उसके बाद इंग्लैंड में भी, इंग्लिस्तान में भी इसकी ये काश्त होने लगी। तो इसीलिए यूनान में इस ज़ाफ़रान के रंग को शाही रंग माना जाता है, पहली बात। तो दूसरी बात, इस ज़ाफ़रान, ये जो ज़ाफ़रान होता है इसकी 3 किस्में होती है, यानी हमारे सामने 3 किस्म के ज़ाफ़रान उगाए जाते हैं या उगाई जाती है। पहला मोंगा, दूसरा लच्छा, तीसरा जो आम फहम अल्फाज में हम ज़ाफ़रान कहते हैं, जो हमारे सामने होता है या जिसकी पैदावार आम तौर पर की जाती है, तो उसे ज़ैफ़रान कहा जाता है। तो आम तौर पर ये 3 किस्म का ज़ैफ़रान हमें देखने को मिलता है। अब जब यूनान में इसकी शुरुआत हुई थी, तो वहां से इंग्लिस्तान पहुंचा, तो धीरे धीरे हमारे यहाँ कश्मीर में भी इसकी काश्त होने लगी। कश्मीर में खाली एक जगह पे इसकी काश्त होती है, और अब थोड़ा बहुत इसका थोड़ा मैदान वसी हो चुका है। अब कश्मीर में जिस जगह पे इसकी पैदावार हुआ करती है, जिसका नाम है पांपोर। अब पांपोर के मुल्हिका कुछ इलाकों में भी इसकी काश्त होती है। हालांकि ये काश्त जो जिन इलाकों में पांपोर के बगैर होती है, वो जमीन पांपोर की जमीन से बिल्कुल मुल्हिका है और उसके बिल्कुल मुत्सिल है और उससे बिल्कुल पड़ोस में है, इसलिए वहां भी इसकी काश्त की जाती है। अब पहले बात करते हैं पांपोर कहां पे है। जब हम पांपोर की लोकेशन के बारे में बात करते हैं, तो हमारे सामने मान लो ये है पांथा चौक, ये है पांथा चौक बाईपास। ये रास्ता यहां से डलगेट की तरफ से आ जाता है, पहुंच गए पांथा चौक, और ये रास्ता नौगाम बाईपास से होके पांथा चौक पहुंच जाता है। तो यहां से ये रास्ता निकलता है जम्मू की ओर। शाहरा है, बाईपास है, तो जम्मू या इस्लामाबाद वाला रोड आ जाता है। तो जब हम पांथा चौक से आगे चले जाते हैं तकरीबन 5 या 7 किलोमीटर की दूरी तक, तो वहां पे एक गांव आ जाता है, छोटा सा गांव जिसका नाम है सेमपोरा। पांथा चौक से जब हम श्रीनगर जम्मू का जो हाईवे है, बड़ी शाहरा है, तो उस पे जब हम 5 या 7 किलोमीटर आगे चले जाते हैं, तो वहां पे एक छोटा सा गांव आ जाता है
जिसका नाम है सेम्पोरा। सेम्पोरा बेसिकली पांपोर में एक सेम्पोरा पांपोर से ताल्लुक रखता है। तो पहले पांथा चौक से आगे 5 या 7 किलोमीटर की दूरी पे सेम्पोरा आ जाता है। तो सेम्पोर से जब हम आगे चले जाएंगे 5-7 किलोमीटर और, तो वहां पे जो पुराने जमाने से मशहूर व मारूफ एक इलाका आ जाता है जिससे हम पांपोर कहते हैं। तो इसकी लोकेशन क्या है, आपको कैसे पता चलेगा? तो जब हम इस शहर से चले जाते हैं तो पांपोर वाला जो इलाका है, तो दाएं या बाएं तरफ, दोनों तरफ एक वसी व अरीज ढलवान जमीन आपको नजर आ जाएगी। ढलवान यानी वर्डर टाइप इट पटन, बीच में रास्ता जाता है, रोड जाता है। तो दोनों तरफ आपको एक ढलवान मैदानी इलाका नजर आ जाएगा। ढलवान जमीन है, उसमें कोई बड़े बड़े पेड़ भी नजर नहीं आएंगे आपको, बिल्कुल मैदानी इलाका है, ढलवान जमीन है दोनों तरफ। तो बीच में एक शाहरा चली जाती है जो श्रीनगर जम्मू शाहरा है। तो ये जो दोनों तरफ की ढलवान जमीन है, तो यही इलाका पांपोर का इलाका पड़ता है। यही जो ढलवान जमीन है, यही ढलवान जमीन वो जाफरान की जमीन कहलाई जाती है, जहां पे इसकी जाफरान की काश्त की जाती है। तो इस जाफरान को हम कश्मीरी में कशर पठन कोंग, कशर पठन वनान कोंग, उर्दू पठन वनान जाफरान। तो इंग्लिश में इसको हम लिखते हैं सैफरान। और इसमें इसका दूसरा नाम भी है जाफरान के अलावा केसर। केसर भी इसका एक नाम है, जाफरान भी इसका एक नाम है, सैफरान भी इसका एक नाम है। तो कश्मीरी में हम इसको कोंग कहते हैं। तो दुश्वयो तरफो ये श्रीनगर पे जिम रोडस पको सेम्पूर कुर क्रॉस यानी पंथा चौक से थोड़ा 5-7 किलोमीटर आगे चले जाएंगे तो सेम्पूर वाला इलाका आ जाता है जो ताल्लुक रखता है पांपोर से। तो उसके आगे जब हम 5-7 किलोमीटर और चले जाएंगे तो आगे जो इलाका आ जाता है, मशहूर शहर आ जाता है पांपोर। तो इसी पांपोर में जब हम इसी पांपोर की शाहरा पे चले जाते हैं तो दाईं तरफ ढलवान जमीन है, बाईं तरफ ढलवान जमीन है। तो यही ढलवान जमीन जाफरान की जमीन है जिसपे जाफरान की काश्त की जाती है। आज इतना ही करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि थोड़ा नेट हमारा आज थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए कल विस्तार से किताब के हवाले से भी बात करेंगे इसी टॉपिक पे, इसी जाफरान की टॉपिक पे। तो इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो वाकई ध्यान से लेक्चर अटेंड कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो इंशाल्लाह क्योंकि आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल इंशाल्लाह इस पे विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।